देखिए, पत्रकारों पर हमला कोई पहली बार है नहीं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। एकंगर में बाईपास बन गया, हिलसा में बाईपास बन गया, लेकिन खुदागंज आज भी अछूता है। कब तक मतलब कि सपना पूरा होगा? अच्छा, इस क्या बोलते हैं बाईपास के लिए, खुदागंज बाईपास के लिए शायद तेजस्वी जी ही अभी पथ निर्माण मंत्री हैं, कभी वार्तालाप किए उनसे? इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्या बोलते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं भी। वहाँ पे नर्स और जो उचित डॉक्टर होने चाहिए वो समय पे ड्यूटी नहीं करते हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा, वहाँ के चिकित्सा प्रभारी को क्या कहना चाहिएगा? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यहाँ जो प्रभारी हैं 6 साल से, इनकी स्थिति है कि ये अस्पताल पर कोई ध्यान देते नहीं हैं। इनको प्रभार देने का दूसरे को आदेश भी हो गया, लेकिन दूसरा जिसका आदेश हुआ उसको प्रभार वो लेता ही नहीं है। एक सवाल है, आपके क्षेत्र से हमें कोई लिख करके भेजे हैं। आपके पैतृक गांव नवाबगंज के बगल ही सकरी, पचलोवा, अकबरपुर आदि गांव जिस नहर रोड से जैतीपुर बाजार जाते हैं, वो अभी तक कच्चियाँ ही क्यों हैं? दोनों विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा, इस चुनाव में हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 फरवरी को इस्लामपुर के जन नेता स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू का पुण्यतिथि है। उस मौके पर हम समझते हैं ये सारे कार्य का शिलान्यास हो जाएगा। क्रिमिनल की बात कही जाती है तो इस देश का गृह मंत्री का इतिहास यदि आप उठा करके देख सकते हैं तो कितने सारे मुकदमे उनके पीछे खड़े थे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यालय में और हमारे साथ नालंदा के एक ऐसे विधायक हैं जो कि प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं। और नालंदा के एक भी विधायक नहीं है जो कि प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को जनता के लिए जनता दरबार लगाते हों। विधायक जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सरकार पुनः बना उसके बाद से पहला मेरा इंटरव्यू है इनके साथ और उम्मीद है कि जैसे पहले जवाब देते थे वैसे ही देंगे। जरूर। 2 विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या है आपकी क्या बोलते हैं कि तैयारियां? दोनों विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा, इस चुनाव में हम लोग चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन के तरफ से ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया है और मोकामा सीट पर हमारा पहले से कब्जा भी था और वहाँ पे जो पहले विधायक थे जिनको सरकार ने गलत ढंग से फंसाया था और उसको न्यायालय में भी जो न्याय मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वो अभी जेल के अंदर बंद हैं और उसके चलते उनकी सदस्यता चली गई। तो उनके जगह पर उनकी पत्नी को हम लोग चुनाव मैदान में उतारे हैं और जनता का अपार समर्थन है। हम लोग बड़े मतों के अंतर से मोकामा विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। और गोपालगंज जो सीट है, गोपालगंज में भी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने और पार्टी के प्रति समर्पित साथी हैं। उनको इस बार टिकट मिला है। वैश्य समाज से वो आते हैं और वैश्य समाज का समर्थन हम लोगों को मिलते रहा है पूर्व के दिनों में। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वैश्य समाज का समर्थन मिलेगा और गोपालगंज सीट भी हम लोग बड़े मतों के अंतर से जीतेंगे। अच्छा, ये तो आपका पक्ष हो गया क्योंकि आप सत्ता में हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप आरजेडी के विधायक हैं, तो आपका कहना है कि दोनों सीट हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि दोनों जो कैंडिडेट है वो क्रिमिनल है, मतलब कि दबंग प्रवृत्ति के हैं, जनता उन्हें नकार देगी। क्रिमिनल का क्या परिभाषा है ये तो समझाना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को। यदि क्रिमिनल की बात कही जाती है तो इस देश का गृह मंत्री का इतिहास यदि आप उठा करके देख सकते हैं तो कितने सारे मुकदमे उनके पीछे खड़े थे जिसको उन्होंने सत्ता के बुनियाद पर समाप्त करवाया। और आज जिनको क्रिमिनल कहा जा रहा है, आनंद सिंह हो सकते हैं बाहुबली, लेकिन आनंद सिंह की पत्नी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, तो कैसे बाहुबली उनको कहा जा रहा है? बाहुबली की पत्नी है। तो पत्नी होना और बाहुबली होना दोनों में अंतर है।
तो वो जो चुनाव लड़ रही हैं उन पर कोई मुकदमा नहीं है। और बाहुबली की परिभाषा यदि बीजेपी के लोग इस रूप में समझाते हैं कि बाहुबली की पत्नी भी बाहुबली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ उम्मीदवार हैं उनका भी इतिहास भूगोल आप खंगालिएगा तो वो भी अपराधी चरित्र के ही हैं और काफ़ी उनके खिलाफ भी मुकदमा लंबित है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो अपना दाग तो कहीं नज़र आता नहीं है, दूसरे पर कीचड़ उछालना तो आसान है। इसलिए हम लोग किसी बाहुबली को चुनाव में नहीं उतारे हैं, बल्कि जनता की आकांक्षा जो है और अपेक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और जो गोपालगंज के हमारे उम्मीदवार हैं वो तो कहीं से बेचारे वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज में रहते हुए उन्होंने जनता दल के समय से ही पार्टी के झंडा को बुलंद किया है और हमेशा समर्पित रहे हैं पार्टी के प्रति। उनका न कोई आपराधिक इतिहास है और न कहीं से ऐसा कोई आपको उदाहरण मिलेगा कि वो दबंग प्रकृति के हैं। तो उन पर भी दबंगता का आरोप लगाना तो बीजेपी के लोगों को बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। और यदि ये लोग, मैंने पहले भी कहा कि आरोप यदि लगाते हैं तो पहले अपना चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। नारद जी ने भी कहा है कि जो गृह चरित्र नहीं सुधार सकता दूसरे के चरित्र को सुधारने का शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए अपराधियों का जितना बड़ा जमावाड़ा आज बीजेपी के पक्ष में खड़ा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखिए या बिहार के जो सीमांचल के इलाके हैं या बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं सारे लोग दागदार हैं, लेकिन अपना चेहरा उनको नज़र नहीं आता है, दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। मतलब आप आश्वस्त हैं कि दोनों सीट हमारे पाले में आएगी? निश्चित रूप से। देखिए, जो बनावट है बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को यदि आप खंगालिएगा तो जब समाजवादी और वामपंथी दोनों जब एक मंच पर इकट्ठा हैं और साथ में प्रगतिशील सोच के आधार पर कांग्रेस भी हमारे साथ है, तो इतना बड़ा जो जमायत है हमारा वोट का, तो इस जमायत के बाद भी नहीं जीतने का कहाँ बात है। निश्चित रूप से जीत रहे हैं हम लोग। निश्चित रूप से दोनों सीट जीतेंगे, विधायक जी का कहना है। हालांकि मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। विधायक जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या बोलते हैं कि आप एकंगर में बाईपास बन गया, हिलसा में बाईपास बन गया, लेकिन खुदागंज आज भी अछूता है। कब तक मतलब कि सपना पूरा होगा खुदागंज वासियों तो आपके चैनल के माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं, इस्लामपुर का बाईपास भी स्वीकृत हो गया और इस्लामपुर के बाईपास का टेंडर भी हो गया। बहुत निकट भविष्य में यहाँ पे कार्य का भी प्रारंभ होना है और खुदागंज बाईपास का भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुका है। तकनीकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। तकनीकी स्वीकृति के पहले बहुत सारी प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। अभी वहाँ पे जो जिस इलाके से बाईपास को गुजरने का प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है वहाँ के ज़मीन का बंदोबस्ती होना, उसके अलावे वहाँ पे जो विजिबिलिटी है रोड का, कहाँ से जोड़ करके हम आसानी से बाईपास को निकाल सकते हैं, टेक्निकल कहाँ कहाँ पे पुल की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हो रहा है और हम समझते हैं कि वो भी बहुत जल्द खुदागंज का बाईपास का भी तकनीकी स्वीकृति मिल जाएगा। अच्छा, इस क्या बोलते हैं बाईपास के लिए, खुदागंज बाईपास के लिए शायद तेजस्वी जी ही अभी पथ निर्माण मंत्री हैं, कभी वार्तालाप किए उनसे? कई बार बातें हुई है और हमने विधानसभा में भी इस सवाल को उठाया था जो आपके जहन में है, आपकी जानकारी में है। और अब तो बहुत ही संजोग है और बहुत सुखद बात है कि हमारे ही नेता इस विभाग के मंत्री भी हैं, तो हम लोगों के ही पहल पर इतना जल्दी इस्लामपुर का बाईपास का तकनीकी स्वीकृति मिला। यदि तेजस्वी यादव जी नहीं रहते मंत्री तो इतना जल्दी स्वीकृति नहीं मिलता है इस्लामपुर बाईपास का। उसी तरह से खुदागंज का भी स्वीकृति हम समझते हैं बहुत जल्द आपको हम इसकी भी खुशखबरी देंगे। अच्छा, खुशखबरी की बात होती है तो खुदागंज में एक हॉस्पिटल भी बनने वाला था, आप लोग बोले थे कि बरसात के बाद उसमें काम लग जाएगा। खुदागंज हॉस्पिटल का प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति दोनों हो चुका है, टेंडर भी हो गया है
वर्क ऑर्डर भी उनको लेना है सिर्फ। और वर्क ऑर्डर बीच में बरसात का समय आ गया था और जो संवेदक थे उनका बिहार पुलिस अकादमी जो राजगीर में है वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा था, जिसके वजह से वो नहीं शुरू किए थे काम। हम समझते हैं ये सारा कार्य जो है 5 फरवरी को इस्लामपुर के जन नेता स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू का पुण्यतिथि है, उस मौके पर हम समझते हैं ये सारे कार्य का शिलान्यास हो जाएगा। अच्छा, 5 फरवरी को 5 फरवरी को हम लोगों का यही प्रयास है कि सारे कार्य का एक ही जगह से शिलान्यास, जो हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, जो भी आपको जानकारी मिलेगा, उनके कर कमलों के द्वारा हो जाए। और इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने वादा किया था चुनाव में कि इस्लामपुर के सुभाष हाई स्कूल को स्टेडियम बनाने का, वो भी फाइल में हम लोग लगे हुए हैं, वो भी बढ़ा है। तकनीकी दिक्कत ये था कि हर प्रखंड में सरकार ने घोषणा कर दिया था कि एक ही बनना है और वो बन चुका है कोविल में। तो हम लोगों ने इस बार विशेष परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से आग्रह करके कि हम लोगों का इस्लामपुर एक बड़ा शहर है और यहाँ पर 2 ग्राउंड है, एक सुभाष हाई स्कूल का और एक खनका हाई स्कूल का। तो सुभाष हाई स्कूल का मैदान में हम बड़ा सारा कार्यक्रम भी होता है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरह का कार्यक्रम। तो सुभाष हाई स्कूल का स्टेडियम हम लोग चाहते हैं कि बन जाए, इसके लिए प्रयासरत है और बहुत जल्दी आपको जानकारी भी मिलेगा कि हो जाएगा, जैसा हम लोगों को उम्मीद है। और खनका हाई स्कूल को भी हम लोग उसके लिए भी कुछ प्रारूप तैयार कर रहे हैं। अभी वहाँ के जो संस्था के अध्यक्ष हैं कल आने वाले हैं दिल्ली से, उनसे बैठ करके हम लोग बात करके वहाँ भी कुछ हम लोगों का कार्य योजना है, जिसको हम अभी इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं कि सब लोगों का जब तक मंतव्य नहीं होगा, सबका सहमति नहीं होगा, तब तक हम अभी कुछ बता दें तो ये उचित नहीं होगा। तो वहाँ भी हमारा प्रयास है। इसके अलावा हमारा एकंगर सराय प्रखंड मुख्यालय में सुखदेव एकेडमी है। सुखदेव एकेडमी का ग्राउंड ही एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहाँ कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ भी हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि वहाँ भी हम लोगों का स्टेडियम बने और उसके लिए भी दोनों का संयुक्त रूप से फाइल हम लोग बढ़वाए हैं और उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा विधायक जी, जैसे कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्या बोलते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं भी। वहाँ पे नर्स और जो उचित डॉक्टर होने चाहिए वो समय पे ड्यूटी नहीं करते हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा, वहाँ के चिकित्सा प्रभारी को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पहले तो ये हम आपको बतावें कि इस्लामपुर प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक है लारनपुर, जहाँ आप गए भी हैं। लारनपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन का भी उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मतलब कि 2025 तक बहुत सारा गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि बन जाए। और इसके अलावा एक तिल्हाड़ा है हमारा, तिल्हाड़ा में, मंडाच में तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, तिल्हाड़ा एक कस्बा है और हम लोग के विधानसभा क्षेत्र का एक हृदय स्थली है वो भी, इसलिए वहाँ भी हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थापना हो जाए, उसका विधिवत भवन बन जाए, उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, वहाँ भी हम लोग बनाने का ये कर रहे हैं। इसके अलावे हमने अपने रिजिम में 6 उप स्वास्थ्य केंद्र का स्वीकृति दिलाया है, जिसमें आपका बौरी सराय है, ये बैरा है, फिर एकंगर सराय प्रखंड में मंडाच है, तारापुर है, फिर इस्लामपुर प्रखंड में बेसमक है। ये सब उप स्वास्थ्य केंद्र का हमने आदेश करवा दिया है। अच्छा, ये तो बनवाने का आदेश हुआ? ये हुआ। आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ। जहाँ तक जो व्यवस्था है चिकित्सक और नर्स का, आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर दोनों का घोर अभाव है। और हमारे मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जिस दिन शपथ लिए थे उस दिन ही उन्होंने आप प्रेस और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था
कि हमारा जो चुनाव में कमिटमेंट था कि हम रोजगार देना चाहते हैं 10 लाख लोगों को, तो उस रोजगार को देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। शायद आपको जानकारी होगा, आज ही ज्ञान भवन में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के उपस्थिति में 8500 नर्स पूरे बिहार में जो हैं जिनको आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावे डॉक्टर की बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। सब जगह से रिक्वायरमेंट मांगा गया है, डॉक्टर भी रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं है, तब फिर डॉक्टर और नर्स कर क्या पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है। अब यहाँ पे इस्लामपुर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यहाँ जो प्रभारी हैं 6 साल से, इनकी स्थिति है कि ये अस्पताल पर कोई ध्यान देते नहीं हैं। इनको प्रभार देने का दूसरे को आदेश भी हो गया, लेकिन दूसरा जिसका आदेश हुआ उसको प्रभार वो लेता ही नहीं है। तो हमने इस बार सुझाव दिया है कि कोई बाहर से किन्हीं को ला करके इस्लामपुर और एकंगर सराय दोनों जगह प्रभारी बनाया जाए। एकंगर में एक महिला प्रभारी है, वो पटना से आती जाती है, वो भी नहीं रहती है। तो दोनों जगह हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक देखिए मॉनिटरिंग करने वाला हेड नहीं रहेगा तो नीचे के लोगों पर कंट्रोल कौन करेगा? और मॉनिटरिंग करने वाला यदि हेड अच्छा रहेगा और वो समझेगा कि हमारी ये दायित्व है, तो निश्चित रूप से अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से उसको पूरा कराएगा। तो सबऑर्डिनेट अब जैसे है कि नर्स को जाना है हर उप स्वास्थ्य केंद्र पे, डॉक्टर की बहाली हर उप स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स को जाना है, अब उसमें वहाँ से उनको वीडियो विजुअलिटी के साथ अपना अटेंडेंस देना है कि हम यहाँ हैं, यहाँ से ही कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्यों बनाया जा रहा है? पारदर्शिता के लिए बनाया जा रहा है कि वो वहाँ पर डेली पहुँच करके अपना अटेंडेंस वहाँ से दे। तो हम लोग का कहना है कि हम जो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, साफ सुथरा, हम जो करें वो दिखाई पड़े, पारदर्शी हो। और हमारे नेता का यही सोच भी है, दोनों नेता का, चाहे नीतीश जी हों या तेजस्वी जी हों, हमेशा ये लोग बात कर रहे हैं न्याय के साथ विकास का। तो न्याय के साथ विकास का यही ना विजुअलिटी, यही ना प्रमाण है, यही ना आधार है। और इस आधार को हम लोग पूरा करेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, सारे चीज़ों में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। आपने देखा कि पीएमसीएच, एनएमसीएच की जो दुर्दशा थी, स्वयं मंत्री जी ने जाकर के वहाँ निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद काफ़ी बदलाव आया। दबाव भी राजनीतिक रूप से बहुत पड़ा एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटाया गया, जो गलत है। लेकिन हमारे मंत्री ने क्या कहा? हमारे नेता ने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट है उस हॉस्पिटल का, उसको ये पता नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में कोविड वार्ड कहाँ है, वो कैसे सुपरिटेंडेंट रहेगा? वो सुपरिटेंडेंट रहने लायक तो है नहीं। और ऐसे लोगों को यदि एसोसिएशन के द्वारा, यूनियन के द्वारा यदि हिफाजत किया जाता है तो ये गैर राजनीतिक दबाव है, और इस तरह के दबाव में हम काम नहीं कर सकते हैं। यदि हम सस्पेंड किए हैं तो जो एविडेंस था उसके आधार पर किए, हम सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा जो सोच है, हमारा जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति है सुधार का। और सुधार का इच्छा शक्ति में आदमी यदि कहीं पे अपने निजता को देखेगा, कहीं अपने लोगों को देखेगा, अपने संबंध को देखेगा, तो सुधार नहीं हो सकता है। सुधार के लिए जो व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति अनुरूप उसके नहीं है, उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। एक सवाल है, आपके क्षेत्र से हमें कोई लिख करके भेजे हैं, आपके पैतृक गांव नवाबगंज के बगल ही सकरी, पचलोवा, अकबरपुर आदि गांव जिस नहर रोड से जैतीपुर बाजार जाते हैं, वो अभी तक कच्चिया ही क्यों हैं? देखिए, इसमें पिछले विधानसभा सत्र में भी हमने इस सवाल को उठाया था कि मालीसाड़ से लेकर के जैतीपुर तक जो पैमार सिंचाई योजना है, पैमार नदी से जो नहर निकली है, उस नहर का खुदाई हो और खुदाई के साथ उसका पक्कीकरण हो।
लेकिन मंत्री जी का जवाब ये था कि खुदाई तो कराया जा सकता है, लेकिन पक्कीकरण का योजना अब समाप्त हो गया, पक्कीकरण नहीं होगा। तो हमने फिर खुदाई के लिए भी मंत्री जी से कहा कि करवाइए। अभी तक आश्वासन है, लेकिन इसमें हमने अभी बहुत ज़्यादा अभिरुचि नहीं लिया है। रुचि लीजिए विधायक जी। सुनिए ना, बता रहे हैं, मेरे ये प्राथमिकता में है और हम इस पे सारा लिखा पढ़ी सब किए हैं। मंत्री जी से भी बात हुई है, संजय झा जी से, समय हम लिए हैं उनसे मिलने का। हम मिलेंगे छठ के बाद। और हम पैमार सिंचाई योजना जो है वो खास करके हम समझते हैं कि इस्लामपुर में उतनी बड़ी आबादी को कोई दूसरा योजना से सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं हो सकता। और जो रोड का बात कह रहे हैं आप, तो रोड जो है आपको नहर किनारे तक, सिढ़ारी तक उधर बना हुआ है, और इधर आपको पचलोवा सोनामा तक करीब करीब बना हुआ है। तो उसको जो जैतीपुर तक जोड़ना है, उसका भी हम लोग साथ में ही कर रहे हैं कि उसको जोड़ा जाए। और इसके साथ हम लोग जलवार नदी में जो है, जलवार नदी जो सिंचाई का एक साधन है उधर के लोगों का, ये तो पैमार सिंचाई योजना है। जलवार नदी में एक सोनामा गांव है, वहाँ पर एक छिलका के लिए, फिर बगल में थोड़ा दूर आगे चुल्हन बीघा है, चुल्हन बीघा में छिलका के लिए। और फिर एक जल संसाधन विभाग से हमने एक स्कीम लाया है बलवापर में। वो बलवापर में भी सिंचाई के लिए हम लोगों ने स्विलिस गेट का ही करके, बलवापर गांव जो है वो आपको जलवार और इधर से पैमार दोनों मिलता है। तो दोनों उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, साथ में परवलपुर के लोगों को भी मिलेगा जो इलाका है उसके हिसाब से। तो ये सब हमारी सारी योजना है। लेकिन आपको हम आज सब बता दिए, लेकिन सबका हम लोग प्रयास कर रहे हैं वही 5 फरवरी को कि अपने जन नेता के पुण्यतिथि पर हम इस्लामपुर की जनता को तोहफा दे सकें। एक आखिरी सवाल विधायक जी, हम लोग छोटे लेवल पे पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, और वो आपको भी पता है कि विद्यालयों में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे समय पे शिक्षक नहीं जाते हैं, या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पे नहीं है। हम लोग जब सवाल करते हैं शिक्षकों से, प्रधानाध्यापक से, तो वो पत्रकारों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसका क्या निराकरण है? देखिए, पत्रकारों पर हमला कोई पहली बार है नहीं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता समाज और देश के लिए ज़रूरी है। जब तक स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता नहीं होगा, तब तक आप अपने प्लेटफार्म से जन समस्या का उजागर नहीं कर सकते। और जन समस्याओं को उजागर के लिए सरकार के तरफ से आपके जो प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके वजह से आए दिन लगातार ये खबर मिलता है कि फलना जगह फलना पत्रकार पर हमला हो गया, फलना जगह ही हुआ। कहीं कहीं तो बहुत, कहीं तो ज़्यादा बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जा रही है। तो हमारा एक आपको अपना सुझाव है कि आप कहीं भी जाते हैं और जहां समझते हैं कि इस तरह का कोई वारदात हो सकता है, तो फर्स्टली यू हैव टू इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन दैट आई एम विजिटिंग सच एंड सच प्लेस एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी प्रोटेक्शन। यदि इस तरह का एक दरखास्त आप देंगे तो उस आधार पे एक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। और उसमें भी दिक्कत यदि है तो आप हमको बताइए, हम आपके ऑन बिहाफ बोलेंगे कि वहाँ जा रहे हैं भाई, उनको देखिए, उनके साथ प्रोटेक्शन दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे कोई हमला हो रहा है, या इसका मतलब क्या है, मतलब है उसकी कमजोरी को आप उजागर कर रहे हैं। तो आप जिसके कमजोरी को उजागर कर रहे हैं, तो ये मानव स्वभाव है कि आदमी अपने कमजोरी को छिपाना चाहता है। तो उसके लिए भी आपको मनोबल तो मजबूत रखना होगा। वो हम रखते हैं, लेकिन मनोबल और इच्छा शक्ति को मजबूत रख के ही कोई काम होता है किसी भी क्षेत्र में। आप जिस क्षेत्र में हैं, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हमारे दुश्मन हो सकते हैं जो हम पर तरह तरह का सोच रखते होंगे। तो हम लोग को भी अपने जिम्मेवारियों को निर्वहन के लिए गंभीरता से, मजबूती से खड़ा रहना होगा। और ये सारी घटनाएं होते रहती है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब कि हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसको आप इस रूप में समझिए कि एक कहावत है देहात में कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे।
सुने ना। तो जब भगवान के यहाँ से आपका हिफाजत है तो आदमी कोई पृथ्वी पर नहीं है जो आपको की हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोबल को टूटने मत दीजिए, और जहाँ ज़रूरत है एज ए विधायक, एज ए आपके बड़े भाई, एज ए दोस्त, हर तरह से हम जनता की समस्या को उजागर करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा है। दीपावली और छठ की कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए अपने क्षेत्र की जनता को। देखिए, दीपावली हम लोगों का एक बहुत ही पारंपरिक पर्व है और पूरे देश में दीपावली मनाया जाता है। सच्चाइयों से बुराइयों पर सच्चाइयों के जीत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता है। हम अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं दीपावली पर्व का, और अनुरोध करना चाहते हैं सबसे कि शांति, भाईचारगी, आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में आप अपने पर्व को मनाइए और उल्लास के साथ मनाइए। और साथ ही साथ छठ जो है, छठ बिहार में एक लोक आस्था का पर्व है। बिहार ही नहीं, उत्तर भारत के हर इलाकों में छठ होता है, और अब तो दक्षिण में भी हो रहा, और अब आप देखिएगा तो विदेशों में भी छठ हो रहा। तो छठ लोक आस्था का एक महान पर्व है, और छठ में हम लोग भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अंदर जो बुराइयां हैं वो समाप्त हों और अच्छाइयां हमारे अंदर प्रवेश करें। तो हम भी छठ के अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिहार वासियों को, हमारे विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर के वासियों को आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी बुराइयों को निकाल करके अच्छाइयों को ग्रहण करें, और उन अच्छाइयों को समाज और देश और राज्य के विकास में लगाएं। यही हमारी शुभकामना है। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र विधायक इस्लामपुर के राकेश कुमार रोशन, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। 5 फरवरी दिनांक याद रखिएगा, 5 फरवरी को बहुत सारा गिफ्ट मिलने वाला है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को। और जो भी मतलब कि पत्रकारिता करते हैं तो हमला से डरिए नहीं, विधायक जी साथ हैं, पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, ये रिकमेंड कर देंगे अगर वैसा स्थिति रहेगा तो। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।